अच्छा, डिफरेंशिएशन के अंदर जो फोर्थ रूल है उसकी बात करते हैं। इससे पहले हम 3 रूल पढ़ चुके हैं। पहला क्या था हमारे पास, 2 फंक्शन एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हो रहे हैं तब क्या करेंगे। सेकंड रूल था जब मल्टीप्लाई होंगे तब क्या करेंगे। एंड थर्ड वन वाज जब डिवाइड हो रहे हो, F1 डिवाइड बाई F2, इस फॉर्मेट में 2 फंक्शन होंगे तो रिजल्टेंट का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। अब हम फोर्थ रूल की बात करें, इसे चेन रूल भी बोलते हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, चेन रूल या सब्स्टिट्यूशन मेथड। बिल्कुल सिमिलर हमारे पास इंटीग्रेशन में भी आएगा और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डिफरेंशिएशन के अंदर। एक बहुत ही प्यारे से एग्जांपल से समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, पहले सोचो कि हमारे पास सपोज एक नॉर्मल सा फंक्शन ले लेता हूँ। जैसे मैं बोलूँ कि f(x) इस तरीके से गिवन है। कैसे गिवन है, ये बोला है कि f(x) आपके पास है x² + 2, या आप नॉर्मल इसे और भी इजी वाला ले लेते हैं। हम ले लेते हैं f(x) गिवन है आपके पास 2x + 3 का होल स्क्वायर, और हमें कोई बोले कि आप एक काम कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए f(x) को, यानी कि मुझे f(x) का फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए। ये पार्ट पूछा है, तो ये पार्ट चाहिए तो आप इस पार्ट को लिखोगे तो कैसे बोलोगे कि एक काम करते हैं, f(x) की वैल्यू पुट करते हैं। f(x) की वैल्यू कितनी है, 2x + 3 का होल स्क्वायर। अब सिचुएशन को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। यदि मैं इस पूरे पार्ट पे फोकस करके देखूं 2x + 3, तो इस पूरे की पावर कितनी गिवन है, 2। यहाँ सिंपल x होता है इस पूरे की जगह, तब तो आप x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। लेकिन क्या अभी आप x की पावर n वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अभी हम x की पावर n वाला यूज़ नहीं कर सकते, तो हम अभी क्या करेंगे, अभी हम जो जनरली करते हैं कि भाई एक काम करो, इसको पहले होल स्क्वायर ओपन कर दो। होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो सिचुएशन ये बनेगी, 4x² + 9 प्लस ये आपके पास 12x, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, ये बन रहा है। अब आप बोलोगे कि भाई ये जो 3 फंक्शन है, ये तीनों फंक्शन एडिशन में आ रहे हैं, तो हम रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग तीनों को सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये कितना बन जाएगा, 8x + 0 + 12। ठीक है, आप चाहो तो इनमें से जो पार्ट है 4 कॉमन ले सकते हो, तो ये बनेगा 2x + 3। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। अभी मैंने कुछ चेन रूल वगैरह नहीं बोला है, ये नॉर्मल तरीके से एक छोटा सा एग्जांपल हमने देखा। अब मैं बोल रहा हूँ इसी प्रॉब्लम में एक पावर जो है ना, ये 2 की बजाय इमेजिन करो ये पावर 3 हो जाती, या 4 हो जाती, या सपोज 8 हो जाती, तो क्या हम इस तरीके से होल स्क्वायर ओपन कर पाते। एक मोमेंट के लिए यदि आप कर भी देते तो सोचो एक्सप्रेशन कितनी लंबी होती। थोड़ा सोच के देखो कि क्या वो कहीं भी प्रैक्टिकल चीज़ें जाती हुई नज़र आ रही है क्या। पावर 2 है तब तक तो ठीक है, हमारे पास एक अल्टरनेट दिखा, हमने काम निकाल दिया। लेकिन पावर बढ़ गई तो हम नहीं कर पाएंगे। तो इस सिचुएशन को समझो कि इस टाइप की प्रॉब्लम को फिर सॉल्व कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास आएगा ये चेन रूल। क्या आएगा, चेन रूल। अब देखते हैं चेन रूल बोलता क्या है। ठीक है, अब चेन रूल को समझने की कोशिश, अब सिचुएशन समझ गए ना, मैं इसी एग्जांपल पे दोबारा आऊँगा। ठीक है, चेन रूल ऐसा बोलता है कि सपोज मेरे पास एक फंक्शन है f और ये फंक्शन x का है। f किसका फंक्शन है, x का। ठीक है, यानी मैं मान लेता हूँ y = f(x), यानी कि जो मेरा y है वो x का फंक्शन है, और जो x है वो बेसिकली z का फंक्शन है। ठीक है, मतलब आप ऐसे बोलो कि x इज ए फंक्शन ऑफ z, और मुझे बोला है कि आप डिफरेंशिएट कीजिए y को विथ रिस्पेक्ट टू z। ठीक है, ये वाली स्टोरी जिनको थोड़ा कम डाइजेस्ट हो रही है, मैं
इसी को इक्विवेलेंट एक दूसरे मेथड से बोल देता हूँ कि सपोज ऐसा गिवन है कि y इज इक्वल टू आपके पास z स्क्वायर, और ये बोला है कि जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और जो x है x की वैल्यू है ट्वाइस ऑफ z प्लस 3, यानी कि y x की टर्म्स में गिवन है और x z की टर्म में गिवन है, और मेरे से बोला है कि डिफरेंशिएट करो y को z के रिस्पेक्ट में, ये हमसे पूछे। अच्छा, क्या नहीं करना पहले वो बता देता हूँ कि आप ऐसे करोगे, एक काम करो y की वैल्यू पुट करो, तो y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू एक्स स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन पावर आगे एक पावर कम 2x मत लिखना, दोबारा बोल रहा हूँ, इसका डिफरेंशिएशन 2x मत लिखना, क्योंकि यहाँ x है और यहाँ क्या है z, यहाँ x होता नीचे z की जगह, तब आप एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 2x लिख सकते थे। ये अभी लिखने की आज़ादी बिल्कुल नहीं है, आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। तो एक दूसरा आइडिया आता है कि सर यहाँ z है तो यहाँ भी z ही होना चाहिए, तो ये काम करता है x की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ z प्लस 3 का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया, फिर आप होल स्क्वायर ओपन करके उस तरीके सॉल्व कर सकते, हाँ कर सकते हो, लेकिन ये पावर 2 है तो बढ़िया है, 2 की जगह मैं सेम चीज़ बोलता, यहाँ पावर हो जाती 4, 8, 9, तब क्या करते। इस वजह से यहाँ जो चेन रूल है वो ये बोल रहा है कि सपोज आपको y को डिफरेंशिएट करना है z के रेस्पेक्ट में, लेकिन आप y को z के रेस्पेक्ट में कर नहीं पा रहे हो, क्यों, क्योंकि y इज एन फंक्शन ऑफ x इंस्टेड ऑफ z। तो एक काम के लिए आप ऐसा लिख सकते हो, जैसे हमारे पास ये जो है ना, इसको आप सोचो कि मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1 से, या फिर मैं इसको ऐसा बोलूँ कि इसी पार्ट को मैं 1 की बजाय मल्टीप्लाई कर देता हूँ dx बाई dx, ठीक है, क्या कर लेता हूँ dx बाई dx। अभी जो dx बाई dx लिखा है ना, इसको ऐसे कट करके मत बोलना कि सर 1 आ गया, नहीं, इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तो 1 होगा ना, x की पावर n वाले फॉर्मूले सोच के देखो, इस वजह से 1 आएगा। ऐसे dx से dx कट मत कर देना, वो सोचना या लिखने का तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। तो 1 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अब इसमें है ना, मैं थोड़ा आगे पीछे कर देता हूँ, मैं इसे ऐसा लिख देता हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, देन डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू z। समझ में आ रही है मैंने क्या किया, ये वाले टर्म आगे पीछे किए मैंने, और ये जो लिखने का तरीका है ना कि हम ये लिख पा रहे हैं कि नहीं, या फिर ये लिखना सही होगा कि नहीं, तो ये सही होगा। और ये जो हमें आज़ादी जो रूल देता है उसी को हम बोलते हैं चेन रूल। चेन रूल बोलता है कि सपोज कोई एक फंक्शन है दैट इज़ y, और उसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, सॉरी z के रिस्पेक्ट में, लेकिन y हमारा फंक्शन है x का, तो आप y को x के रिस्पेक्ट में कर दो और फिर आप x को z के रिस्पेक्ट में करो, ये करने की आज़ादी है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 से ज़्यादा भी फंक्शन हो सकते थे, तो यदि आपको डिफरेंशिएट करना है y को z के रिस्पेक्ट में, तो आप दूसरा क्या कर सकते हो, y को डिफरेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई बाई x का डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में। अब इस फॉर्मूले से मैं आंसर निकालता हूँ इस सिचुएशन का जो हमने अभी ली है, कौन सी वाली, ये जो एग्जांपल लिया है उसकी बात कर रहा, ठीक है। इस एग्जांपल की बात करें तो वहाँ हमने क्या दिया था, हमने लिखा था y है हमारे पास एक्स स्क्वायर, और x कितना है ट्वाइस ऑफ z प्लस 3, और हमें चाहिए डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू z। लेकिन मैं क्या निकालूंगा, मैं निकालूंगा डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x मल्टीप्लाई विथ डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू z, ठीक। अब देख लो यहाँ से इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में देख के बताओ डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x कितना आ जाएगा, y की वैल्यू कितनी है देख के बताओ, तो y की वैल्यू है हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 2x। अब देख लो कोई दिक्कत नहीं, और डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू z, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास
जेड बोले तो सॉरी एक्स बोले तो ट्वाइस ऑफ जेड प्लस 3, तो ये आ जाएगा 2, और 3 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0, 2z का 2 और 3 का 0। ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट करूँगा तो क्या आएगा, ये ट्वाइस ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स एक्स आ गया। और आप चाहो यदि हमारा आंसर जेड की फॉर्मेट में तो मैं एक्स की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, दैट इज ट्वाइस ऑफ जेड प्लस 3, तो ये आ गया डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू जेड। आई होप कि आपको इस पूरी सिचुएशन से ये पता लग रहा है कि चेन रूल क्या बोल रहा है और क्या करना है। ठीक है, अभी तो मैंने ये सिचुएशन थोड़ा एकदम सिंप्लीफाई वे में बताया कि भाई ये गिवन है, इस तरीके से दो वाई एक्स का फंक्शन है और एक्स जेड का फंक्शन है, तब हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चेन रूल। अब थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेशन कहाँ आ जाती है वहाँ बात करते हैं। कॉम्प्लिकेशन ये आती है कि आपको एग्ज़ाम में एक तो ये नहीं बोलते हैं कि चलो जाओ चेन रूल से सॉल्व करो, ये हमें सोचना पड़ेगा। दूसरा, वो इस तरीके से सेपरेट फंक्शन नहीं देंगे जहाँ आपको देख के दूर से पता लगे कि ये चेन रूल की प्रॉब्लम है। वो इसी प्रॉब्लम को सोचो वो ऐसे देता कि y इज बेसिकली x की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या बन जाएगा ये ट्वाइस ऑफ z प्लस 3 इसका होल स्क्वायर, और वो बोलेगा डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू z, ऐसे देगा वो। आप समझ रहे हो आपने क्या एक्सपेक्ट किया था, लेकिन वो इस फॉर्मेट में देगा। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इस फॉर्मेट को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। अभी पता कैसे लगेगा कि ऐसे ही कन्वर्ट करना है, तो हमें ये सोचना है कि यहाँ पे किस वजह से हम स्टैंडर्ड फॉर्मूले यूज़ नहीं कर पा रहे, कहाँ दिक्कत है। हम उनकी जगह नया वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी कि इस इक्वेशन में y ऐसा है तो हम बोलेंगे कि इस पूरे की जगह यदि x होता या इस पूरे की जगह हमारे पास एक नॉर्मल z होता, कोई भी एक सिंगल वेरिएबल होता तो मज़ा आ जाता। क्यों? क्योंकि उसकी पावर n का फॉर्मूला लग जाता। इसलिए मैं बोलूँगा कि इस पूरे की जगह मैं एक नया वेरिएबल मान लूँगा x, तो इस पूरे को जैसे ही मैं x लिखूँगा तो ये क्या बन जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वेयर x इज बेसिकली दिस वन। इस तरीके से ऑटोमेटिकली दो इक्वेशन बन जाएगी, और जैसे ये दो इक्वेशन बन जाएगी फिर ये चेन रूल वाला ही फॉर्मूला लगा दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। अभी थोड़ा सा कुछ लोगों को अजीब लग रहा होगा, हम बहुत सारे एग्जाम्पल करते हैं, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं शॉर्ट में स्टोरी को दोबारा समराइज कर देता हूँ कि भाई ये क्या बोल रहे थे अपन। ठीक है, इस एग्जाम्पल पे भी अपन वापस आ जाओ, ये तो सेम ही एग्जाम्पल है, बस मैंने वेरिएबल चेंज किया। ठीक है, तो अब तक की स्टोरी में जो काम की चीज़ है कि भी है क्या, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि सपोज कोई भी एक फंक्शन है y, उसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, लेकिन समहाउ हमारा यदि y सपोज फंक्शन है z का, तो मैं y को z के रिस्पेक्ट में करूँगा, फिर मुझे z को डिफरेंशिएट करना होगा x के रिस्पेक्ट में, लेकिन पता चला z भी किसी और का फंक्शन है, सपोज z p का फंक्शन है, तो मैं ऐसा लिखूँगा z को p के रिस्पेक्ट में, फिर p को डिफरेंशिएट करूँगा x के रिस्पेक्ट। इस तरीके से आप चेन रूल के अकॉर्डिंग इस फॉर्मेट में लिख सकते हो। आप समझ रहे हो ना, क्यों डी जेड अपॉन डी जेड, डिफरेंशिएशन जेड विथ रिस्पेक्ट जेड 1, डिफरेंशिएशन पी विथ रिस्पेक्ट टू पी 1, तो वापस ये क्या बन जाता है डिफरेंशिएशन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ऐसे कितनी भी जितनी इक्वेशन बनेगी उतनी टाइम्स आपकी दो इक्वेशन बनेगी, दो टर्म होगी, तीन इक्वेशन बनेगी, तीन, चार होगी, चार, इस तरीके से चलता जाएगा। अब अपन एक और एग्जांपल लेते हैं बढ़िया सा, जिससे आपको और अच्छे समझ में आए कि सिचुएशन क्या है। सपोज ऐसा गिवन है y इज इक्वल टू साइन क्यूब 2x प्लस 3 की पावर 5, और आपसे बोला है कि डिफरेंशिएट करो y को विथ रिस्पेक्ट टू x। आराम से देख लेना भाई क्या बोला है। जिन लोगों को थोड़ा इस चीज़ को समझ में नहीं आता, मैं उनके लिए दोबारा लिख देता हूँ। ये बेसिकली ये चीज़ है,
साइन की पावर 3 है, एंगल की पावर कितनी 5, तो इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो 2x प्लस 3 की पावर 5 पूरे की होल पावर 3। अच्छा, पूरे की होल पावर 3 का मतलब एंगल का स्क्वायर नहीं होता। मैं साइड में समझा देता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यदि मैं ऐसा लिखूँ साइन स्क्वायर एक्स और ऐसा लिखूँ साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो दोनों एक ही बात है। इसको आप ऐसे ही लिखोगे साइन एक्स मल्टीप्लाई बाई साइन एक्स। ये किसके इक्वल नहीं होगा मैं वो बता देता हूँ। इसे गलती से भी आप साइन एक्स स्क्वायर के इक्वल मत कर देना। यहाँ एंगल का स्क्वायर ये सेपरेट चीज़ है। यहाँ एंगल देखो या पूरे पे होल स्क्वायर पे एंगल देखो। इसको गलती से भी कुछ लोग ऐसे ना लिख दें कि सर मैं एक काम करता हूँ, देखो स्क्वायर है तो साइन का भी स्क्वायर कर देता हूँ और प्यारे एक्स का भी स्क्वायर कर देता हूँ। तो ये भी आपको नहीं करना है। समझ आ गया ना कौन सी गलतियाँ आपको नहीं करनी है। ठीक है, हम वापस दोबारा क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या करना है वो मैं। तो अब बात करते हैं कि इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि इस सिचुएशन देखो इधर वाले से, तो जल्दी समझें। अब मैं बोल रहा हूँ इस पूरे की जगह एक बार सोच के देखो, इस पूरे की जगह एक सिंगल वेरिएबल होता तो मज़ा आ जाता। कैसे कि उस वेरिएबल की पावर 3 तो एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला लग जाता। तो मैं बोलूँगा कि एक नया वेरिएबल मान लेते हैं, कुछ भी आपकी मर्जी का, जो भी आपका फेवरेट है, एक्स वाई जेड। एक्स तो और वाई तो यूज़ हो गया, तो पी क्यू आर जो भी लो। एक काम करता हूँ मैं पूरे की जगह पी मान लेता हूँ। तो मेरा वाई क्या बनेगा, वाई बनेगा पी की पावर 3। वाई बनेगा p की पावर 3 वेयर p इज बेसिकली साइन 2x प्लस 3 की पावर 5। ये अब 3 मत बोल देना क्योंकि मैंने अंदर वाले को पूरे को p माना है, तो p इतना ही है। p में साइन क्यूब मत बोल देना, ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन अभी भी देखो यदि आपको y को p के रेस्पेक्ट करना पड़ेगा तो कर दोगे, लेकिन p को x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दोगे क्या, नहीं, क्योंकि साइन x होता तो हमें डिफरेंशिएशन पता है, ऐसा तो कोई फॉर्मेट ही नहीं पता। तो अगेन हम बोल रहे हैं कि इस पूरे की जगह एक सिंगल वेरिएबल होता तो फिर से मज़ा आ जाता। तो क्यों नहीं हम दोबारा से ये मान लेते हैं कि इस पूरे की जगह नया वेरिएबल, जैसे p की जगह q मान लेते हैं। तो मैंने q किसको मान लिया, इस पूरे को। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास p इज बेसिकली साइन q। तो p ऐसे बन जाएगा और वेयर q इज बेसिकली 2x प्लस 3 की पावर 5। अगेन जब आप q को डिफरेंशिएट करने जाओगे तो भाई q का तो डिफरेंशिएशन नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस पूरे की जगह सिंगल वेरिएबल होता तभी कर पाते। तो मैं लिखूंगा इस पूरे की जगह नया वेरिएबल मान लो, जैसे r मान लो, तो ये क्या बनेगा r की पावर 5 वेयर r इज बेसिकली 2x प्लस 3। क्या आप r का डिफरेंशिएट कर दोगे, हाँ r का कर देंगे। तो आपको सिचुएशन पता लग जाएगी कितनी इक्वेशन मानने की जरूरत है। तो कितनी इक्वेशन हुई यहाँ पे, 1 2 3 4, और हमें क्या बोला है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब मैं ये बोल सकता हूँ कि दिस मस्ट बी इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट, मैंने क्या माना था y। अब मेरे पास p की फॉर्मेट लिखने का आंसर आ रहा है, तो y डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू p मल्टीप्लाई विथ डिफरेंशिएशन ऑफ p with respect to q multiply with differentiation of q with respect to r multiply with differentiation of r with respect to x। देख लो r with respect to r1, q respect to q1, p respect to p1, तो वापस यही बनेगा। तो चेन रूल से मैं ये कर सकता हूँ। अभी डिफरेंट इक्वेशन से ये सारी वैल्यूज निकालना आसान है या नहीं। देखो आप बताओ, डिफरेंशिएशन ऑफ p की बात की जाए, p का डिफरेंशिएशन सॉरी y का डिफरेंशिएशन p के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, तो आप लिखोगे पावर आगे आ जाएगी। तो ये हमारे पास पावर आगे आ गई 3, एक पावर कम तो p²। फिर यदि डिफरेंशिएशन ऑफ p बोला जाए
क्यू के रिस्पेक्ट में, तो साइन क्यू का क्यू के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा, कॉस क्यू। और फिर यदि डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू की बात की जाए आर के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा 5 टाइम्स आर की पावर 4। डिफरेंशिएशन ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपके पास 2, 2x का 2 और 3 का 0, तो 2। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x वो कितना आएगा, 3p² मल्टीप्लाई बाई cos q मल्टीप्लाई बाई 5r की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 2। 3 मल्टीप्लाई बाई 5 15, 15 मल्टीप्लाई बाई 2 30, 30 मल्टीप्लाई। अब देखो P Q R ये तो हमने माना है, तो इनकी वैल्यू को रिप्लेस करने की जिम्मेदारी भी हमारी रहेगी। तो ये काम करते हैं, दोबारा से हम P की वैल्यू पुट करते हैं। P हमने किसको माना देख के बताओ। P हमने माना है, P की जगह हम लिख सकते हैं साइन 2x प्लस 3 की पावर 5, ये P की जगह है। और P की पावर कितनी है 2, तो ये आ गया मल्टीप्लाई कॉस। क्यू की जगह कितना लिखोगे, क्यू की जगह हम लिखेंगे 2x प्लस 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई आर की पावर 5, आर बोले तो 2x प्लस 3 की पावर 5। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा ले लिया, इसलिए थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत आ रही है। आपको इतनी लंबी कैलकुलेशन वाले नहीं आएंगे, रिलैक्स रहिए। आपको तो एकदम बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन से देखने को मिलेंगे। जैसे एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जल्दी समझ आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमें बोला है कि आपको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ y अंडर रूट में x² प्लस 2, ठीक है। और बोले कि डिफरेंशिएट कीजिए y को x के रेस्पेक्ट में। तो क्या मैं इसे ऐसा लिख दूं, x² प्लस 2 की पावर 1/2। देखो अब सिचुएशन और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब यहाँ पावर 2 थी तो तुमने होल स्क्वायर ओपन करने का भी एक बार विचार ले आते हो। 3 होती है तब भी तुम कुछ कर सकते हो। अभी जब इंटीजर ही नहीं रहेगी तब तो तुम वैसे भी ओपन नहीं कर पाओगे। तो इस मोमेंट पे तो चेन रूल के अलावा ऑप्शन भी नहीं बचेगा, समझ रहे हो ना। तो अब आप बोलोगे कि यार इस सिचुएशन में इस पूरे की जगह कुछ नया वेरिएबल आ जाए तो शायद हमारा काम बन जाए। तो मैं यही करूँगा कि लेट सपोज y इज बेसिकली p की पावर 1/2, वेयर p किसको बोला है मैंने, x² प्लस 2 को। क्या p का डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, हाँ। नहीं होता तो मैं फिर और मानता, आप समझ गए ना। तो मैं ये बोलूँगा डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, दिस कैन बी रिटन एज डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू p मल्टीप्लाई विथ डिफरेंशिएशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो p का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, ये इस तरीके से आराम से देख लेना भाई, ठीक है। क्या लिख रहा हूँ मैं, p की पावर 1/2, और जब p को डिफरेंशिएट करने जाऊँगा तो क्या लिखूँगा, x² प्लस 2। देखते रहो, तो ये पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम, तो p की पावर 1/2 माइनस 1, तो माइनस का 1/2 मल्टीप्लाई x² का 2x और 2 का 0। आप इस 2 से 2 काट दोगे तो क्या बनेगा, x मल्टीप्लाई p की पावर -1/2। तो इसे लिख सकता हूँ, p की वैल्यू पुट कर देता है, तो p की वैल्यू कितनी है, x² प्लस 2 पूरे की पावर -1/2, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया आंसर। अब जो एक चीज़ मैं यहाँ और ऐड करना चाह रहा हूँ, जो कंफर्टेबल हुए, मैं पहले उन्हें यही सजेस्ट करूँगा कि इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल मान के कम से कम 10 प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। कितनी, कम से कम 10 प्रॉब्लम, ठीक है। फिर उन्हीं 10 प्रॉब्लम को दोबारा एक और तरीके से सॉल्व कीजिए। वो दूसरा तरीका क्या है, अब मैं वो बता रहा हूँ। उससे क्या है कि हम एक की इक्वेशन में
मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन को देखते आंसर बता देंगे, ठीक है। और वो तरीका आप डिस्कस करते हैं कि भाई इसी सिचुएशन को मैं दोबारा लेता हूँ, ठीक है, दोबारा लेता हूँ इस प्रॉब्लम को, ठीक है। यानी कि y हमारे पास क्या गिवन है, ये गिवन है कि y की वैल्यू है √x² + 2। अब जो भी मैंने माना है ना, उन सारे स्टेप को मैं थोड़ा क्या है कि माइंड में कैलकुलेट करने की बात कर रहा हूँ। फोकस कीजिए आप आराम से, ठीक है। इस टाइप की प्रॉब्लम को देखते हैं हम कैसे बोलेंगे। हम बोलेंगे सपोज इस पूरे की जगह, इतनी की जगह बोल रहा हूँ, इस पूरे की जगह x होता, अभी क्या है ये x² + 2, इसकी जगह सिंपल x होता तो मज़ा ही आ जाता। कैसे? क्योंकि यदि सिंपल x होता तो मैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या लिखता, इस पूरे की जगह x होता तो x⁴ तो x⁴ का क्या फॉर्मूला था, पावर आगे आ जाती, एक पावर कम। तो ये बोलते हैं कि जहाँ आपको लग रहा है ना कि इसकी जगह ये हो जाने पर मज़ा आ जाता, आप एक बार मान लो दिमाग में कि ये x ही है, यानी कि x ही है, मतलब आप इसे x की तरह ट्रीट करो। x होता तो क्या करते, वो काम कर दो। इस पूरे की जगह x होता तो मैं क्या करता, पावर आगे ले आता और एक पावर कम कर देता, तो 1/2 - 1 तो -1/2। समझ गए ना? देखो x मानना मतलब मैं उसे x नहीं लिख रहा हूँ, x की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। तो इस पूरे को मैंने x की तरह ट्रीट करके डिफरेंशिएट कर दिया, मल्टीप्लाई में। जिसको आपने x की तरह ट्रीट किया ना, अब उसको दोबारा डिफरेंशिएट करो। तो अब किसको डिफरेंशिएट करना है मुझे, x² + 2 का। पावर हट के देखो, अंदर वाले को x ट्रीट किया था ना, तो इसका कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन, x² का 2x और 2 का 0 हो गया, सेम आंसर। ठीक है, ठीक है। एक दो और एग्जाम्पल लेते और मज़ा आएगा। अच्छा, एक बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल दोबारा याद दिलाऊं जो हमने सॉल्व किया था आपके पास मेथड नंबर 2 से। वो प्यारा सा हमारा एग्जाम्पल ये है, क्या है, y = sin 2x। बहुत ही बढ़िया, मैंने अलग अलग फॉर्मेट में इसीलिए लिखा था, इस प्रॉब्लम मतलब इस रूल की वजह से। अब आपको बोले कि मैंने कहा था कि किसी जमाने में बोला ना डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x करो, तो आप जैसे लिखोगे sin 2x। अब मैंने कहा था कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, लेकिन यहाँ 2x है ना और यहाँ x है, तो ये आप नहीं कर पाओगे। लेकिन अब मैंने एक नई चीज़ पढ़ ली, वो है चेन रूल। चेन रूल मैं बोल रहा हूँ, इस 2x की जगह x होता तो मज़ा ही आ जाता। क्यों? क्योंकि sin x का x के रिस्पेक्ट में cos x आ जाता। तो फिर मैं वही बोलूँगा कि मान लो एक बार कि वहाँ x ही है, ये x मानते हो आप, अपना काम कर दो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप मान के कर लेते हो, हाँ, तो वहीं यहीं पे आपको सिर्फ मानना है। वो चीज़ यहाँ रियल में कुछ नहीं है, यहाँ x नहीं है, 2x ही है, लेकिन आपको इसे x की तरह ट्रीट करना है। तो मैं बोलता यदि यहाँ साइन, ये पूरे यहाँ x होता अंदर, तो मैं sin x का डिफरेंशियल लिखता cos x, तो लिख दो भाई cos x बोले तो 2x, इसको x की तरह ट्रीट करना है। अब जिसको दिमाग में आपने x माना था वो क्या था, क्वांटिटी 2x। अब उसको डिफरेंशिएट करो, 2x का 2, तो कितना आ गया, 2 × cos 2x। क्या यही आंसर था? देखो विद इन फ्यू सेकेंड आंसर आ गया, और उस तरीके में बहुत लंबा टाइम लग रहा था जहाँ मैंने इसको लिखा था 2 sin x cos x। याद आ रहा है आपको? अब और भी बहुत सारी प्रॉब्लम जो आप ऐसे कर सकते हो, मैं एक लिस्ट भी अपलोड कर दूंगा। इस वीडियो को आराम से आप, जिनको थोड़ा कंफर्टेबल कम हुए, वो एक बार के लिए इसको पूरे को दोबारा देखें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आया। अच्छा, अब अपन बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन की, यानी कि डिफरेंशिएशन की हेल्प से अपन और क्या क्या प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले कुछ बेसिक से एग्जांपल देखते हैं जो एकदम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, जो डिफरेंशिएशन की हेल्प से सॉल्व हो जाए, उस टाइप की प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। फिर इसके और भी पार्ट पे अपन आएंगे, ठीक है। बेसिक के अंदर जैसे एक लास्ट वाले डीपीपी के अंदर कुछ क्वेश्चन थे, मैं उधर पे आता हूँ। बेसिक मतलब कुछ क्वांटिटी जो रिलेटेड है उन पे आते हैं। जैसे मैं 9th स्टैंडर्ड से बहुत ही बेसिक से शुरू करता हूँ, जब मुझे बात करनी हो वेलोसिटी की।
किसकी बात करनी है? वेलोसिटी की। यदि वेलोसिटी v की बात करता हूँ तो आपको थोड़ा सा याद होगा कि हम बात कर रहे थे कि भाई कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या होगा, कितना डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम इंटरवल। ये फॉर्मूला हुआ करता था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? एवरेज वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली पार्टिकल एक जगह से दूसरे जगह गया तो जो डायरेक्ट डिस्टेंस है, जिसे मैं एक तरीके से चेंज इन पोजीशन भी बोल सकता हूँ। यदि आर पोजीशन बोल रहा हूँ तो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी यानी टाइम इंटरवल, टाइम के अंदर टाइम की रीडिंग में डिफरेंस। तो ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हुआ। यदि मुझे बताना है किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, तो क्या मैं इस इंटरवल को बहुत ही ज़्यादा छोटा लूँगा, और छोटा लूँगा तो डेल्टा किस में कन्वर्ट होता है? डी में कन्वर्ट होता है, तो ये बनेगा डी टी। तो मैं बोलूँगा कि वेलोसिटी कैन बी रिटन एज रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन वेक्टर, डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, तो ये हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। लास्ट टर्न पे मैंने इसी की, जो पिछला डीपीपी था ना, एक प्रॉब्लम थी, इसी फॉर्मूले से हमने सॉल्व की थी। अब सपोज हमें यदि बोला जाए कि भाई वेलोसिटी क्या है, सॉरी एक्सेलरेशन क्या है, तो आपको थोड़ा सा पुराना याद दिला देता हूँ। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपने ऐसे पढ़ा होगा, दैट एक्सेलरेशन इज बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। वैसे ये सारी बातें हम दोबारा डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स चैप्टर, मोशन इन 1D, बट फिर भी अभी थोड़ा एप्लीकेशन पार्ट पे तो हम डिस्कस कर लेते हैं टाइम इंटरवल। ठीक है, तो मैं इसे मैथमेटिकली ऐसा भी लिख सकता हूँ, चेंज इन वेलोसिटी यानी डेल्टा वी डिवाइड बाई टाइम इंटरवल यानी डेल्टा टी। तो ये जो एक्सेलरेशन आता है ये अगेन एवरेज आता है। मैं बोला ना, हमने आज तक जितनी भी रेट निकाली वो सब एवरेज रेट निकाली है। अब इसी को यदि मुझे किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी एक्सेलरेशन चाहिए, मैं इसे लिख सकता हूँ, इंटरवल को बहुत ही ज़्यादा छोटा कर देंगे। तो यदि इंटरवल बहुत ज़्यादा छोटा होगा तो दिस कैन बी रिटन एज डी वी अपॉन डी टी। इसे मैं मैथमेटिकली ऐसा बोलूँगा, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या होगा? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आ गया एक्सेलरेशन वाला। मैं इस एक्सेलरेशन वालों किसी और फॉर्मेट में भी लिख सकता हूँ, जिसके मैं बाद में ज़रूरत पड़ेगी, अभी उतनी नहीं है। और कैसे? थोड़ा सा मैं चेन रूल से याद दिलाता हूँ कि सपोज़ आपको ये गिवन है कि वेलोसिटी इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, बेसिकली वेलोसिटी इज़ अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तब आप क्या करोगे? तब आप कहोगे कि एक काम करो, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में। एक्स आर जो भी आप लेते हो, मान लेते हैं एक्स डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूँ, तो डी वी अपॉन डी एक्स, ये आ गया रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। देन अगेन आई नीड टू मल्टीप्लाई विथ डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बिकॉज करना तो ये था ना डी वी बाई डी टी। एक तरीके से मैंने डी एक्स अपॉन डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी रेट ऑफ चेंज इन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो 1 हो जाएगा, वेयर एक्स इज डिस्प्लेसमेंट। अब डी एक्स अपॉन डी टी क्या बन जाता है? रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हो जाता है हमारे पास वेलोसिटी। तो इसे लिख सकता हूँ वी डी वी अपॉन डी एक्स। ये एक दूसरा फॉर्मूला आ गया एक्सेलरेशन का। ठीक है, तो ये तो एक डायरेक्ट जो फॉर्मूले की बात आ रही है कि भाई जो फॉर्मूले से रिलेटेड चीज़ें, जैसे एक और फॉर्मूला याद दिला देता हूँ, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, हमने 10th में पढ़ा होगा ना करंट आई। करंट कैसे पढ़ा था ना कि कितना चार्ज फ्लो होगा, चार्ज डिवाइड बाई टाइम इंटरवल, यही पढ़ा था।
तो ये बेसिकली एवरेज करंट थी, जहाँ हम बात कर रहे थे कि एक इंटरवल के अंदर कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। यदि मैं इंटरवल बहुत ही ज़्यादा छोटा लूँगा, बहुत छोटा नहीं, dt ले लेता हूँ, तो इस छोटे से इंटरवल के अंदर एक छोटी सी चार्ज फ्लो होगा dq। dq का मतलब कुछ लोग ये मानेंगे कि भाई सर इसमें चार्ज में चेंज कैसे हुआ। ये चार्ज का चेंज नहीं है, ये बोल रहा है कि बहुत dq यानी कि एलिमेंटल चेंज इन चार्ज, ये एलिमेंटल चार्ज है, एक छोटा सा चार्ज ही फ्लो होगा। या जो अपन क्वांटिटी चार्ज की बात कर रहे हैं, जो किसी क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करेंगे तो वो जो पर्टिकुलर क्वांटिटी उसकी वैल्यू में बहुत ही कम चेंजेज आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास dq एलिमेंटल चेंज इन चार्ज डिवाइड बाई एलिमेंटल टाइम इंटरवल, बहुत ही छोटा सा टाइम इंटरवल। तो ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस करंट है। तो आगे से यदि आपको ये गिवन है कि चार्ज टाइम का फंक्शन गिवन है, यानी चार्ज की एक इक्वेशन गिवन है, जैसे मान लो कि ये गिवन है चार्ज q इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2, और बोले कि करंट की वैल्यू निकालो, फाइंड आउट करंट एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो मैं क्या करूँगा, पहले करंट निकालूंगा। करंट के लिए मुझे पता है चार्ज को डिफरेंशिएट करना, तो मैं लिखूँगा dq बाई dt। हाँ देखो, चार्ज टाइम का ही फंक्शन होना चाहिए, क्योंकि चार्ज को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पे करंट आती है, किसी और के रिस्पेक्ट में करने पे नहीं आएगी। इस बात का ध्यान रखें। तो आएगा ट्वाइस ऑफ टी प्लस 0। अब टी की वैल्यू पुट कर दूंगा, करंट की वैल्यू आई की वैल्यू टाइम इक्वल टू 2 पे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 कूलम्स पर सेकेंड या एम्पियर, जो भी यूनिट होगी। ठीक है, तो इस तरीके से अपन बात कर रहे हैं। ये तो मैं वो बातें कर रहा हूँ जहाँ पे देखो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, करंट, ये बहुत ही बेसिक फार्मूला और डायरेक्ट आंसर है। थोड़े से डिफरेंट फार्मूले की अब बात कर लेते हैं। जैसे आपको पता है कि जो एरिया की बात कर लेते हैं, ये सब फार्मूले रिलेटेड ही प्रॉब्लम एप्लीकेशन बता रहा हूँ अभी मैं। जैसे यदि बोला जाए कि सर्कल का एरिया कितना होता है, तो आप सबको पता है सर्कल का एरिया कितना होता है। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज़ द रेडियस। आर क्या होती है, रेडियस। ये सर्कल का हमारे पास एरिया गिवन है। ठीक है, और अब सपोज कि सर्कल का जो एरिया है, दिस एरिया बेसिकली डिपेंड्स ऑन रेडियस। हाँ है ना, यानी मैं ऐसा बोल सकता हूँ एरिया इट इज़ ए फंक्शन ऑफ रेडियस, है या नहीं। और यदि ये पता चल जाए कि रेडियस चेंज हो रही है किसी वजह से, और आपको एरिया में चेंजेस चाहिए कि एरिया किस रेट से चेंज होगा, इफ रेडियस इज चेंजिंग। ठीक है, अब रेडियस टाइम के साथ ये सपोज चेंज गिवन आपको, यानी कि रेट ऑफ चेंज इन रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम dr अपॉन dt, ये आपको गिवन है। और आपसे बोला है कि आप बताओ एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है, टाइम के साथ पूछा है कि टाइम के साथ एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है। ठीक है, या वो सिंपल ये भी पूछा जा सकता था कि रेडियस के साथ किस रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, ये भी पूछ सकता था, वो ये भी पूछ सकता था। रेट ऑफ चेंज इन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, ये भी पूछ सकता था, वो उसकी मर्जी है। तो आपको हमेशा यही करना है कि यदि वो एरिया के अंदर चेंजेस पूछा है रेडियस के साथ या टाइम के साथ, तो सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला लिखो भाई। तो एरिया का जो हमारा प्यारा सा फॉर्मूला है वो तो यही है, ठीक है। यदि यही हमारा प्यारा सा फॉर्मूला था, अब इधर से ही फोकस करना शुरू करो। ठीक है, यदि रेडियस के साथ पूछे तो मैं क्या करूँगा, रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा, तो डी ए अपॉन डी आर। ठीक है, एरिया की वैल्यू एरिया का फॉर्मूला पुट करो, क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर। सबसे पहले तो जो पाई है ये एक नंबर है, तो पाई बाहर आ जाएगा। अब आर स्क्वायर का आर के रेस्पेक्ट में, आर स्क्वायर का आर के रेस्पेक्ट में कितना होता है, आर स्क्वायर का हमारा आर के रेस्पेक्ट में आ जाएगा
ट्वाइस ऑफ आर, तो पाई मल्टीप्लाई बाई ट्वाइस ऑफ आर यानी कि 2πr। अब ये जो रेट ऑफ चेंज इन एरिया है रेडियस के रिस्पेक्ट में, ये वेरिएबल है, थोड़ा अच्छे से फोकस करो। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? रेडियस पे, कि किस मोमेंट पे कितने रेडियस है। तो उस ये रेडियस वेरी कर रहे हैं तो ये बता देगा कि रेडियस साथ कैसे वेरी कर रहा है। यदि टाइम के साथ पूछा होता, ये वाली चीज़ पे आता है वो अपन दोबारा, तो मैं क्या करता, तो मैं बोलता दोबारा इसी फॉर्मूले को लाओ कि भाई इस बार मुझे एरिया में चेंज चाहिए टाइम के साथ। तो मैं लिखता डिफरेंशिएट करता टाइम के रिस्पेक्ट में, देखते रहना। एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। रुके रहिए, पाई तो बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा? आर स्क्वायर। अब देखो क्या बोला करते थे हम कि यार यहाँ पे आर का स्क्वायर है, नीचे तो टी है। यदि नीचे आर होता तो इसको ट्वाइस ऑफ आर लिखने में कोई दिक्कत नहीं थी। अब अपन बात करेंगे चेन रूल की। किसकी बात करेंगे? चेन रूल की। चेन रूल से मैं क्या बोलूँगा कि इस आर की जगह यदि टी होता तो मज़ा आ जाता। क्यों? क्योंकि टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में पता है। तो हम यही बोलेंगे कि मान लो कि भाई वहाँ टी ही है और डिफरेंशिएट कर दो, यानी कि इस आर को टी की तरह ट्रीट करना। टी होता तो क्या करते? तो मैं बोलता पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, तो ये आ गया मल्टीप्लाई विद, जिसको आपने दिमाग में टी माना ना, अब उसको डिफरेंशिएट करो। वो क्वांटिटी तो आर है, तो डी आर बाई डी टी। ये किसके इक्वल आ गया? डी ए बाई डी टी। तो यदि आपको एरिया में चेंजेस पूछ रहा है वो और टाइम के साथ रेडियस में चेंजेस गिवन है, तो डेफिनेटली वो आपको दो चीज़ गिवन होगा, सिर्फ एक ये नहीं होगा, उसके अलावा रेडियस भी गिवन होगी। ये दो क्वांटिटी गिवन होगी, तभी आप एरिया में चेंजेस निकाल पाओगे टाइम के साथ। वो तो आप फॉर्मूला लिखोगे और क्वेश्चन की गिवन डाटा से पता चल जाएगा। ये तो मैंने बताया कि सर्कल का एरिया। सपोज स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर का कितना होता है? स्क्वायर के एरिया की बात करें तो वो आ जाता है एरिया हमारे पास 4 टाइम्स साइड। तो वहाँ सिचुएशन डिफरेंट होगी। यहाँ यदि टाइम के साथ पूछे तो डी ए बाई डी टी, ये 4 तो बाहर आ जाएगा, क्या बनेगा? डी ए बाई डी टी। साइड किस रेट से चेंज हो रही है? मल्टीप्लाई बाई 4, तो आपको पता चल जाएगा एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है। रेट ऑफ चेंज इन एरिया। सिमिलरली कभी बात की जाए वॉल्यूम की, कि सपोज एक हाइपोथेटिकल क्यूब है, सॉरी स्फीयर है, उसकी रेडियस चेंज हो रही है, तो बताओ वॉल्यूम किस रेट से चेंज हो रहा होगा? तो मैं कहूँगा एक काम करो, सबसे पहले तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखते हैं स्फीयर के लिए। वो कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। यदि मुझे चाहिए कि किस रेट से वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो मैं लिखूँगा डी वी बाई डी टी। ये 4/3 पाई, ये तो एक नंबर है, बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा डिफरेंशिएशन ऑफ आर क्यूब। अगेन उसी पे आते हैं। देखो नीचे टी है और ऊपर आर क्यूब है, तो आर क्यूब का टी के रेस्पेक्ट होता नहीं कर पाएंगे, फिर से चेन रूल लगाएंगे और ये बोलेंगे कि भाई इस आर की जगह टी होता तो मज़ा ही आ जाता। कैसे? कि भाई टी की जैसे इसको यदि मान लिया जाए, तब तो मैं सीधा ही बोल सकता हूँ कि भाई पावर आगे एक पावर कम, और फिर जिसको दिमाग में टी माना है वो क्या था? वो आर था, आर क्यूब नहीं था, सिर्फ आर की जगह मैंने टी की तरह ट्रीट किया है। ठीक है, तो डी आर अपॉन डी टी। अभी 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया फॉर्मूला। तो आपको रेडियस में चेंजेस गिवन है टाइम के साथ, और रेडियस गिवन है किसी मोमेंट, किसी एक इंस्टेंट की जो रेडियस है वो गिवन है, तो उस इंस्टेंट पे वॉल्यूम किस रेट से चेंज हो रहा है ये हम बता सकते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हमने पहले डिस्कस की है।
अब इस पर थोड़ा अलग लेवल की बातें करते हैं जो डिफरेंशिएशन का यूज़ होता है। ठीक है, ये बेसिक वाले तो समझ में आई ना। अब अलग लेवल पे क्या चीज़ आती है, अब उस पर आते हैं। अलग लेवल पे आती है जैसे हमारे पास मैक्सिमा और मिनिमा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। कोई भी क्वांटिटी की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी और मिनिमम वैल्यू कब आएगी। ठीक है, अब इसको थोड़ा समझने से पहले मैं ना एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ जिससे आपको जल्दी समझ आए। सपोज मेरे पास दो क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी मैं ले लेता हूँ कि हमारे पास y और दूसरी क्वांटिटी x। तो बेसिकली जो y है वो x पे डिपेंड कर रहा है, एक क्वांटिटी दूसरे पे डिपेंड करेगी। यदि डिपेंड करेगी तो मैं इस y और x के साथ एक ग्राफ प्लॉट कर सकता हूँ। सपोज वो रैंडम सा ग्राफ कुछ ऐसा आया है। ठीक है, वो रैंडम सा ग्राफ कुछ ऐसा है हमारे। दिख रहा है आपको? ये मैंने एक रैंडम सा ग्राफ बनाया है। तो इस मतलब ये एक इस एक्स में मैंने y ले लिया, इधर x ले लिया, यानी कि x चेंज होने पे y भी चेंज हो रहा है। कुछ रिलेशन होगा जो हम पता नहीं। अब हमें ये चाहिए कि भाई y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। y की क्या चाहिए हमें कि y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, या बोला जाए कि y की मिनिमम वैल्यू क्या है। इन दोनों चीज़ों पे हम आते हैं दोबारा। ठीक है, थोड़ा ग्राफ पे फोकस करके देखो मैक्सिमम कहाँ दिख रहा है और कहाँ क्या मिनिमम दिख रहा है। सबसे पहले हम आते हैं, ग्राफ उतना स्मूथ नहीं बना तो कोई बात नहीं। अब इधर कहाँ हो, ये वो चीज़ है। ये ग्राफ देखो यहाँ से लगा के इधर से स्टार्ट करो। आप देखना जैसे आप आगे जा रहे हो ना वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ आने के बाद वैल्यू घटनी शुरू हो जाती है, यानी कि यहाँ तक बढ़ती है फिर घटती है। तो इस रीजन में, इस छोटे से पार्ट में बात करूं, इस पार्ट में ये वैल्यू मैक्सिमम है। अच्छा, यहाँ पे यदि मैं गलती से एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो टेंजेंट कैसे दिखेगी, टेंजेंट एकदम फ्लैट आएगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगी। तो टेंजेंट यहाँ एकदम एक्स एक्सिस के पैरेलल फ्लैट आएगी। सिमिलरली यहाँ देखो पार्ट में, यहाँ बात कर रहा हूँ, ये भी अपने रीजन के अंदर मैक्सिमम वैल्यू है। आप देखो इस रीजन में यहाँ से आप चलना शुरू करो, वैल्यू बढ़ रही है और यहाँ पे मैक्सिमम होती है फिर घटती है। यहाँ पे मैं टेंजेंट अगेन ड्रॉ करता हूँ तो ये फ्लैट आ रही है एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो यहाँ भी मेरे पास स्लोप ज़ीरो आ रही है। यहाँ पे आ जाओ, ये वैल्यू देखो, इससे पहले यहाँ से देखो वैल्यू घट रही, यहाँ मिनिमम फिर बढ़ती है, तो ये अपने रीजन की मिनिमम वैल्यू है। तो यहाँ पे भी स्लोप, मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो एकदम एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा, यानी कि यहाँ भी स्लोप जीरो है। तो कहीं ना कहीं इस छोटे से एग्जांपल से ये पता लग रहा है कि मुझे नहीं पता मैक्सिमा कहाँ होगा, मिनिमा कहाँ होगा, लेकिन जहाँ भी होगा कम से कम वहाँ पे स्लोप जीरो होगी, यानी कि उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ज़ीरो होगा। यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ यदि y की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मैं y को यदि डिफरेंशिएट करूँगा, y यदि x पे डिपेंड कर रहा था x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा, ये जहाँ ज़ीरो आएगा वहीं पे या तो मैक्सिमम आएगा मिनिमम आएगा। ये सपोज डिफरेंशिएट करूँगा तो एक नया फंक्शन मिलेगा, मैं इसे y डैश लिख देता हूँ। अब y डैश भी x का फंक्शन होगा, ठीक है, x के साथ अलग अलग। तो ये x की कुछ वैल्यूज है जो पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा। सपोज मैं मान लेता हूँ इसे x1 x2 x3, तो इस y डैश के अंदर x1 x2 x3 पुट करो तो क्या आएगा, ज़ीरो। तो इन वैल्यूज़ पे या तो मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा या मिनिमम। अभी मैंने मैक्सिमम वैल्यू नहीं बोला, इन वैल्यूज़ पे मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा या मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। एक्चुअल वैल्यू तो हमें y चाहिए ना, तो मैं ये तो मुझे पता करना था कि x1 पता चल जाएगा तो इस मोमेंट का y1 पता चल जाएगा, क्यों x और y में रिलेशन तो पता है, तो y1 पता चल जाएगा। x2 पता चल जाएगा तो इस पे y2 भी पता चल जाएगा। सिमिलरली x3 से मैं y3 निकाल सकता हूँ, ठीक है।
तो मुझे सबसे पहले तो ये पता करना था ना कि x की कौन सी वैल्यू पे मुझे मैक्सिमा दिखने वाला है या मिनिमा दिखने वाला है। तो कहीं ना कहीं मैं क्या करने वाला हूँ, डिफरेंशिएट करने वाला हूँ और डिफरेंशिएट करके उसे 0 के इक्वल पुट करने वाला हूँ। यहाँ दो वर्ड यूज़ होते हैं, एक होता है लोकल, एक होता है ग्लोबल। इस बात को भी आराम से समझ लेना। वैसे मैथमेटिक्स में अगेन मैं बोल रहा हूँ, आप डिटेल में बहुत बातें करोगे, बट फिर भी ये दो वर्ड तो आपको अभी से ही पता होना चाहिए। लोकल और मैक्सिमा का मतलब, लोकल और ग्लोबल का मतलब, यदि मैं बोल रहा हूँ कि लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा, यानी कि वो उस जगह के आसपास की वैल्यू के रिस्पेक्ट में मैक्सिमा है या उस जगह के आसपास की वैल्यू में मिनिमा है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ ग्लोबल की, तो जो पूरा ग्राफ है उस पूरे ग्राफ में उससे बड़ी वैल्यू नहीं। जैसे अभी के लिए मैं बात करूँ तो इससे बड़ी वैल्यू तो कोई है ही नहीं ना, जितना मैंने ग्राफ बनाया इससे बड़ी वैल्यू कोई नहीं है ना। तो ये मेरे पास है ग्लोबल मैक्सिमा। जब इसकी बात करूँगा तो ये मेरे पास लोकल मैक्सिमा है, ये ग्लोबल नहीं, क्योंकि इससे बड़ी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। सिमिलरली इस पे जब आता हूँ तो ये वाला ग्राफ यदि मेरा नीचे तक जा रहा है, यानी कि इस पॉइंट के नीचे तक जा रहा है, तो इससे छोटी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, तो ये मेरे पास लोकल मिनिमा रहेगा। लेकिन ग्राफ में कहीं भी इससे छोटी वैल्यू नहीं है तो ये लोकल मिनिमा नहीं होगा, ये मेरे पास ग्लोबल मिनिमा। यानी ग्राफ यदि सपोज ऐसा होता तो इससे छोटी वैल्यू तो कहीं आ ही नहीं रही है, तो ये मेरे पास ग्लोबल मिनिमा होगा। और यही चीज़ ऐसे कर दूं मैं तो ये वैल्यू छोटी है इससे, तो फिर यही वाला मिनिमा लोकल बन जाएगा। तो आपको छोटा सा लोकल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा, ये आपको हल्का सा एहसास हो गया होगा। और डिटेल में देखते हैं कि इसे एग्जैक्टली कैसे निकालते हैं, मतलब एग्जैक्टली अपन प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब देखते हैं कि भाई अपन प्रॉब्लम एग्जैक्टली सॉल्व कैसे करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा पे। ठीक है, यदि मेरे पास एक जो y है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ x। किसका फंक्शन है? x का। और मुझे चाहिए कि y की मिनिमम वैल्यू क्या है या y की मैक्सिमम वैल्यू क्या है। मैक्सिमम वैल्यू के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए और मिनिमम वैल्यू के बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए। इस टाइप की सिचुएशन होगी तो क्या करें, तो वहाँ पे कुछ स्टेप्स होंगे जो अपन सीधा लिखते हैं। सबसे पहला काम हम करेंगे कि y को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, y डैश, यानी कि f डैश x की बात कर रहा हूँ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे y को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे एक इक्वेशन आएगी जब आप y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, जिसे मैं बोलूँगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ fx या फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y। तो ये मेरा स्टेप 1 होगा। ठीक है, और फिर अपन स्टेप 2 के अंदर क्या करेंगे, ये जो y डैश आया है यानी कि f डैश x आया है, ये जो इक्वेशन है ये, इस इक्वेशन को मैं 0 के इक्वेट पुट करूँगा। जैसे मैं इसको 0 के इक्वल पुट करूँगा, इस इक्वेशन की कुछ वैल्यू जाएगी, यहाँ पे कुछ वैल्यू जाएगी x की। यदि वो f डैश x, ये जो नई इक्वेशन बनेगी उसमें मैक्सिमम पावर 1 होगी तो x की एक वैल्यू आएगी, एक्स स्क्वायर होगा तो 2 वैल्यू आएगी, एक्स क्यूब होगा तो 3 वैल्यू आएगी। इस तरीके से एक्स की कुछ वैल्यू हो सकता है एक भी ना है, वो सब सिचुएशन देखनी पड़ेगी। तो मान लेता हूँ कुछ वैल्यूज आ रही है, उन वैल्यूज़ को मैं बोल रहा हूँ x1, x2, x3 एंड सो ऑन। इस तरीके से कुछ आएगी। सपोज वो एक भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये स्टेप 1 के बाद में ये स्टेप 2। अच्छा, ये जो वैल्यूज आई है x1, x2, x3, अब मेरे को एटलीस्ट इतना तो पता लग गया कि यही वो वैल्यूज है जिन पे या तो मैक्सिमम आएगा या मिनिमम। यानी कि यदि मैं x1 की वैल्यू को ऊपर y में पुट करूँ, यहाँ पे x की जगह यहाँ fx के अंदर x की जगह यदि मैं x1 लिख दूँगा तो या तो y की वैल्यू मैक्सिमम आएगी या मिनिमम आएगी। सिमिलरली x2 रखूँगा तो या तो मैक्सिमम मिलेगा मिनिमम। तो इन वैल्यूज़ को यहाँ fx में रखेंगे तभी मुझे y की मिनिमम या मैक्सिमम मिलेगी। अभी मुझे ये अब तक कंफर्म नहीं हुआ कि किस पे मैक्सिमम और किस पे मिनिमम, लेकिन एटलीस्ट इतना पता लग गया स्टेप 1 और 2 से कि इन वैल्यूज़ पे ही मैक्सिमम या मिनिमम आएगा। अब कई बार क्या होता है कि
यहाँ पे इतनी सारी वैल्यूज आने के बजाय एक ही वैल्यू आती है और वो पूछता है मैक्सिमम कितना होगा, तो ऑफ कोर्स उस पर मैक्सिमम होगा तभी पूछ रहा होगा। तो उस तरीके से हम कई बार थोड़ा शॉर्टकट भी जा सकते हैं। एक की वैल्यू आ रही है और वो बोल रहा मिनिमम कितना हो, तो हो सकता है उस पर मिनिमम यार होगा, तो आगे चेक करने की भी ज़रूरत नहीं होती। बट फिर भी वो एक तरफ से तुक्का जैसी बात कर रहा हूँ मैं, वो अप्रोच बढ़िया नहीं। एक्चुअल में हम क्या करेंगे पता करने के लिए, हम जाएंगे स्टेप 3 पे। स्टेप 3 में मैं दोबारा यहाँ से जो स्टेप 1 से जो आंसर आया ना उसको दोबारा डिफरेंशिएट करूँगा। वाई डबल डैश की बात कर रहा हूँ मैं, डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, कुछ लोग क्या करते हैं ये वैल्यूज पुट करने के बाद में उसको डिफरेंशिएट करें। भाई इसको पुट आप कर दोगे यहाँ पे वाई डैश में, तब तो वैल्यू 0 आ जाएगी। इन्हीं वैल्यूज पे तो एफ वाई डैश 0 है ना, तो इनको पुट करके बाद में डिफरेंशिएट नहीं करना। बिना पुट के जो इक्वेशन थी ना, ये वाई डैश जो आई थी, उसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है। अब एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो फिर से एक नई इक्वेशन आएगी जिसे मैं बोल रहा हूँ वाई डैश या एफ डबल डैश एक्स। अब इस डबल वाली इक्वेशन के अंदर इनको मैं पुट करूँगा, यानी मैं 1 बाय 1 सबको चेक करके देख रहा हूँ। सपोज पहले मैंने x1 को पुट किया, तो पॉसिबिलिटीज़ क्या बनती हैं? पॉसिबिलिटीज़ बनती है या तो हमारे पास वो वैल्यू आ जाए पॉजिटिव, किसको x1 को इसी डबल वाली इक्वेशन, डबल डिफरेंशियल वाली इक्वेशन पुट करने पे। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि हो सकता है आंसर आ जाए नेगेटिव, आ जाएगा। यदि आंसर पॉजिटिव आ रहा है, क्या आ रहा है आंसर पॉजिटिव, तो आप गारंटी ले सकते हो कि x1 पुट करने पे मिनिमम मिलेगा। क्या मिलेगा? मिनिमम। कहाँ पुट करना है? पुट तो हमेशा वहीं करना है y में, यानी कि y इज इक्वल टू एफ। यहाँ x की जगह x1 पुट करोगे तो ये y क्या आ जाएगा? मिनिमम आएगा। बढ़िया। यदि आपने डबल वाले में पुट करने पे आंसर नेगेटिव आ गया तो आप बोलोगे कि x1 पे मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा। क्या एग्जिस्ट करेगा? मैक्सिमम। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी वो इधर से नहीं पता लगेगा। मैक्सिमम वैल्यू तो हमेशा y से ही पता लगेगा, यानी एफ एक्स से ही पता लगेगा। वहाँ x1 पुट करोगे तो y की वैल्यू ऑटोमेटिकली मैक्सिमम बन जाएगी। तो जिस तरीके से मैंने x1 को चेक किया वैसे आप x2 को इस इक्वेशन पुट करोगे, x3 को भी इस इक्वेशन पुट करोगे, तो जितनी भी यहाँ वैल्यूज आ रही है सेकंड स्टेप में, उन सबको थर्ड स्टेप के अंदर आप चेक करोगे कि इन पे मैक्सिमम आएगा कि मिनिमम। अच्छा, एक और चीज़ आप ध्यान रखना, इनको जब आप एक सीक्वेंस ऑर्डर वाइज अरेंज कर दो, मैक्सिमम टू मिनिमम या मिनिमम टू मैक्सिमम, तो अल्टरनेट वैल्यूज़ पे हमेशा मैक्सिमम और मिनिमम आता है। यानी एक मैक्सिमम आ गया तो अगला 100% मिनिमा ही आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये मैक्सिमम फिर एक मैक्सिमम फिर मैक्सिमम, ठीक, दो लगातार मैक्सिमा या मिनिमम नहीं आ सकते। हमेशा अल्टरनेट मैक्सिमम एंड मिनिमा एग्जिस्ट करते हैं। तो इन वैल्यूज़ को जब आप एक सीक्वेंस में अरेंज कर देते हो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो आप एक को चेक करने के बाद नेक्स्ट को चेक करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप सारे सीक्वेंस वाइज बता सकते हो। यदि पहला मैक्सिमम आया तो आप नेक्स्ट बोल दोगे मिनिमम आएगा, फिर दोबारा मैक्सिमम आएगा। तो हमेशा अल्टरनेट मैक्सिमम एंड मिनिमा एग्जिस्ट करते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर आप दोबारा समझ लेना। जो गिवन फंक्शन है उसको सबसे पहले मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया है, डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल पुट किया है, कुछ वैल्यूज़ आई है, इन वैल्यूज़ पे मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा अभी कंफर्म नहीं है, इसलिए एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, उनमें रख के चेक करते हैं। पॉजिटिव आने पे मिनिमम होगा और नेगेटिव आएगा तो अच्छा यहाँ कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी और कुछ लोग बोलेंगे अच्छा सब यही मेरी मैक्सिमम वैल्यू। नहीं, यहाँ आप एफ डबल डैश में पुट करने पे जो नंबर आएगा वो आपके लिए किसी काम का नहीं, सिर्फ साइन काम का है कि पॉजिटिव नंबर आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। एग्जैक्ट वैल्यू के लिए आपको दोबारा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए एफ एक्स में ही जाना पड़ेगा, यहाँ से आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब एक बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल करते हैं, तुरंत आपको एहसास हो जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ कि मेरे पास ये लो एक बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल कि हमारे पास एक कोई फंक्शन है एक्स एक फंक्शन है टाइम का। एक्स किसका फंक्शन है? एक्स मेरे पास
x इज ए फंक्शन ऑफ t। t कुछ भी हो सकता है, टाइम भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, हमें नहीं पता। और वो इस तरीके से इक्वेशन है, क्या गिवन है, t³ माइनस 3t² प्लस 6। और अब आपसे मैं बोलूँ कि ये काम करो भाई, x की मैक्सिमम वैल्यू बताओ और x की मिनिमम वैल्यू बताओ। समझ रहे हैं ना बात को? तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 अपने जो स्टैंडर्ड स्टेप है उन पे आते हैं दोबारा। सबसे पहला काम होता है कि इसको एक बार डिफरेंशिएट करो। तो मैं x डैश की बात करूँगा, इसको डिफरेंशिएट करूँ तो क्या आएगा, ये आएगा 3t² माइनस का 6t और 6 का डिफरेंशिएशन 0, ये आएगा। इसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, 3t कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बन जाएगा ये मेरे पास t माइनस 2, ये बनेगा। अब स्टेप 2 क्या था, स्टेप 2 था कि x डैश को 0 के इक्वल पुट करना है। तो 3t माइनस 2, इसको जैसे ही 0 के इक्वल पुट करूँगा यहाँ से t की 2 वैल्यू आएगी, ठीक है। कि या तो मेरे पास जो t है वो 0 होगा, क्योंकि t के 0 होते ही इधर से देखो t 0 होते ही पूरा 0 हो जाएगा, या t की वैल्यू 2 आने पे 0 होगा। तो यहाँ से 2 वैल्यू आएगी, तो एक मैक्सिमम होगा एक मिनिमम होगा, ठीक है। अब मैक्सिमम मिनिमा के लिए दोबारा से एक काम करते हैं, किस पे मैक्सिमम होगा किस पे मिनिमम होगा वो चेक करते हैं। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, इनको एक बार और डिफरेंशिएट करता हूँ। तो आएगा x डबल डैश, x डबल डैश क्या आएगा, क्या बोला, x वाली यहाँ से नहीं करना, इधर से करना है। तो इस इक्वेशन को दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। ये बनेगा 6t माइनस 6, इससे लिख सकता हूँ 6t माइनस 1। अब ये जो 2 वैल्यूज है इनको मुझे चेक करना है, कौन सी 2 वैल्यू को, 0 को और 2 को, किन पे क्या आ रहा है। तो मैं काम कर रहा हूँ, x डबल डैश के अंदर 0 पुट करता हूँ, देखो क्या आ रहा है, 6 0 माइनस 1 माइनस 6। बस आप ये 6 मेरे लिए किसी काम का नहीं, सिर्फ ये देखना साइन क्या आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब आपके पास एट x इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0 x इज बेसिकली मैक्सिमम। तो आप 0 पुट कर दो, x की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। अब x की वैल्यू, x की इक्वेशन क्या थी, दोबारा आते हैं, इक्वेशन थी t³ माइनस 3t² प्लस 6, 3t² प्लस 6। 0 पुट करो, 0 पुट करते कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो यही हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है। अच्छा, 0 पे मैक्सिमम है तो 2 पे मिनिमम होगा। तो आप x वैल्यू जैसे ही 2 पुट करोगे आपको x की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। फिर भी किसी को डाउट है तो आप चेक कर लो, जैसे ये 2 पुट करूँगा, 2 माइनस 1 1 मल्टीप्लाई 6 प्लस का 6, प्लस मीन्स मिनिमम। अब यहाँ 2 पुट करो तो 2 का क्यूब आपके पास 8 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 4 12 प्लस 6, कितना आ रहा है ये वैल्यू चेक करो। ये वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस का 4 प्लस का 6 यानी कि प्लस का 2, ये आ रही है। तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास +2। तो +2 x की मिनिमम वैल्यू है, x की मिनिमम वैल्यू है, और 6 हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है। तो आई होप कि आपको पूरा प्रोसीजर समझ में आया। मैं एक बार दोबारा शॉर्ट में दोबारा बता देता हूँ क्या किया अपन ने। जो फंक्शन गिवन है उसको एक बार डिफरेंशिएट किया, दूसरे स्टेप में उसे 0 के इक्वल पुट किया, कुछ वैल्यूज़ आई, इन वैल्यूज़ पे इधर मिनिमम और मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा। फिर डबल डिफरेंशिएट किया, डबल डिफरेंशिएशन के थ्रू मैंने चेक किया कि इसमें मैक्सिमम होगा कि मिनिमम, और वो चेक के लिए आप साइन देखते हो, आगे साइन क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम पता करेंगे कि मैक्सिमम और मिनिमम कैसे निकालते हैं, बराबर है। ओके।